वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सा, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल और भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि यहाँ पे 500 से ज़्यादा वीडियोस हम डाल चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स और नॉलेज शेयरिंग वीडियोस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप कैसे फाइल करें। ITR 1 की बात करेंगे इसमें हम, अगर आपके पास सैलरी इनकम है या बैंक इंटरेस्ट है, अदर इनकम है, तो वो बेसिकली हम कैसे खुद से आप फाइल कर सकते हैं। और जो फाइल करने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, या बहुत ज़्यादा तो 20 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप खुद से कर सकते हैं। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं स्टार्ट। आपको जाना इनकम टैक्स के साइट पे, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे जाएंगे आप। उसके बाद आप करेंगे लॉगिन। आपका आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, जो कि पैन नंबर है आपका। लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना ई-फाइलिंग में, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फिर आप चूज़ करेंगे यहाँ पे आपका ITR और असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की। तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है और उसी को असेसमेंट ईयर में हम कहते हैं 23-24। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट ईयर को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर में उस साल का टैक्स को असेस करके पे करते हैं और फाइल करते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। अब ऑफलाइन ऑप्शन आप तब चूज़ करेंगे जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और आप वहाँ से इसको इम्पोर्ट कर पाएंगे, या फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। लेकिन हम यूज़ करेंगे अभी ऑनलाइन, क्योंकि इसमें आप जल्दी कर पाएंगे और आप खुद से कर पाएंगे बिना किसी सॉफ्टवेयर के। आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद न्यू डेटा, आप अगर पहले से सेव कर चुके हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा, नहीं तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर पाएंगे। उसके बाद आपको चूज़ करना है इंडिविजुअल या HUF, जो भी आपका है वो आप चूज़ करेंगे। तो सपोज़ आप इंडिविजुअल हैं और आपका ITR 1 या 2 जो भी आपको चूज़ करना है। तो अभी हम इस फॉर्म में ITR 1 की बात करेंगे, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है। जिसमें आपका आ जाता है आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो, एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज या इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कवर कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप इस ये ITR नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो अज्यूमिंग कि आप सैलरीड हैं और आपके पास या तो एक हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं आप, तो ITR 1 के लिए आप ऐसे नेक्स्ट करके प्रोसीड करेंगे। फिर अब आपसे यहाँ कंफर्म किया जाता है कि आप क्यों ITR फाइल कर रहे हैं। रीज़न, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि 2.5 लाख है। इसके ऊपर जो भी आपका टैक्स लगता है एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से, अगर ये है तो आप ये चूज़ करेंगे। नहीं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी और मोर बिलो मेंशन कंडीशन। अगर आप इन तीनों कंडीशन में से किसी में भी करते हैं फॉल, तो भी आप ITR फाइल करें तो आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका 2 लाख से ज़्यादा अगर आप किसी बाहर के कंट्री में जाके खर्च करते हैं या बाहर के कंट्री पे खर्च करते हैं तो, या 1 लाख से ज़्यादा का कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और या आपको किसी और रीज़न से, और कोई और रीज़न है तो आप चूज़ कर लेंगे अदर। मोस्टली हम यही चूज़ करते हैं। ये करके आप करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर पहले से आपका TDS वगैरह डिडक्ट कर चुका है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो, और आपके टैक्सेबल में आती है आपकी सैलरी, यानी कि 5 लाख से अगर आपकी इनकम है ऊपर, तो मोस्टली आपका एम्प्लॉयर जो है आपकी फॉर्म 16 आपको जनरेट करके देगा। और TDS कटती है तो वो TDS भी डिडक्ट करके TDS आपके बिहाफ पे कर देगा। तो मैक्सिमम चीज़ें यहीं पे आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। एक तो वहाँ से, वहाँ की भी अलग अलग जगह से चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो भी, या अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपको एक एक करके यहाँ कन्फर्मेशन देते जाना है। पहला है आपको कन्फर्मेशन देना है आपकी पर्सनल डिटेल, कि आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम, आधार, पैन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें सेम है या नहीं है। वो चूज़ करने के बाद आपको चूज़ करना है आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या जो भी है। तो हम चूज़ कर ले रहे हैं अभी के लिए अदर्स। फिर आपको चूज़ करना है कि किस सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप टाइमली फाइल कर रहे हैं, यानी 31 जुलाई तक आप अगर ये फाइल कर रहे हैं, तो आप 139(1) चूज़ करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और उसके बाद फाइल करेंगे 139(4) चूज़ करेंगे जब बिलेटेड रिटर्न हो जाएगा। अभी एनेबल नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप फाइल करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप टाइमली फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपको अगर किसी भी कारण से ITR रिवाइज करना पड़ रहा है तो 139(5) चूज़ करेंगे। और किसी रीज़न से आप अगर कॉन्डोनेशन कर रहे हैं, यानी कि ITR U की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर आपको ITR फाइल करनी होती है तो आप ये चूज़ करते हैं, तो लेट फीस के साथ आप उसको फाइल कर पाते हैं। आप वो चूज़ कर लेंगे। फिर आपका कि ओल्ड या न्यू रेजाइम के हिसाब से आपको चूज़ करना है। इसके लिए अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वो देख लें अगर वो एप्लीकेबल है या नहीं। उसके हिसाब से टैक्स रेट में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। बेसिकली आपको
डिडक्शंस वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो आप वो देख लेंगे, अगर आपको वो चूज़ करना है तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं उसको चूज़ नहीं कर रहा। फिर आपको अपना बैंक वैलिडेट करना है, बैंक चूज़ कर लेना, क्योंकि बैंक अगर आप गलत रहता है या वैलिडेटेड नहीं रहता है तो रिफंड के टाइम पे आपको इशू आएगा और रिफंड नहीं आएगा आपके पास। इसलिए मेक श्योर कि आप ये कर लें। ये करने के बाद आप कर देंगे कंफर्म। अगर एडेड है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं जाके। यहाँ पे जाके आप सिंपली ऐड अनदर बैंक कर सकते हैं और इसको वैलिडेटेड का स्टेटस चाहिए आना और रिफंड वाला चूज़ हो जाना चाहिए। जैसे मैंने अपने केस में ये चूज़ कर रखा है कि किस में रिफंड आएगा। उसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट आएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे आपके एग्जाम्पशन वगैरह जो भी आपको वो चूज़ कर लेना, यस या नो, इसके अकॉर्डिंगली अलाउंसेस वगैरह जो है, फिर हाउस रेंट अगर है आपका यस चूज़ करेंगे और जो भी आपको एग्जाम्पशन मिल रहा है यहाँ आपको डालना है कि जो एग्जाम्पशन है बेसिकली जो फॉर्म 16 में मिला हुआ है वो तो आपको अलाउंस है ही, साथ में एग्जाम्पशन रहती है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद लीव ट्रैवल अलाउंस या एज इट इज़ जो एप्लीकेबल है आपके हिसाब से आप उसको डाल देंगे। फिर करेंगे आप कंटिन्यू करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट पेज जो खुल जाता है वो आपका सैलरी का आ जाता है। अब मेरे केस में सैलरी है नहीं, इसीलिए यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं आ रही, बिकॉज आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अगर सैलरीड होंगे तो यहाँ इनकम अपने आप फेच होकर आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। सपोज मैं जस्ट यूज़ पर्पस मतलब दिखाने पर्पसेस के लिए एक बार डाल दे रहा हूँ, ये डाल देंगे। फिर नेचर और एग्जाम्पशन अलाउंस अगर कुछ भी है आपका वो आप चूज़ कर लेंगे। फिर बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है 50,000 का, तो ये सबको मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स अगर पे करते हैं आप तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम है तो बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे हैं होम लोन पे तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं, जिससे आपको रिबेट मिल जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके बाद आपको यहाँ डालना इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। जो भी आपका आप मेक श्योर कि जो आपको मिलता है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट उसमें आप देख लेना EMI का पार्ट जो रहता है उसमें दो चीज़ें होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो वो दोनों चीज़ें उसके अंदर हो, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे उसमें से आप बाइफर्केट कर लें कि कौन सा इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो यहाँ जाएगा, जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो 80C में जाएगा। तो ये आप यहाँ पे डाल देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद आपको अगर कोई डिविडेंड इनकम आ रही है या कोई और इंटरेस्ट आ रही है जो कि देखिए ऑटोमेटिकली फेच हो चुकी है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो। AIS TIS सारी जगह से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है, तो प्रैक्टिकली आपको कुछ भरना नहीं है, सिर्फ कंफर्म करके फाइल करते चलना है। उसके बाद टैक्स डिडक्शंस अगर कुछ भी है वो आप यहाँ डाल देंगे। डोनेशन वगैरह अगर आपने दे रखा है या साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट वाला चीज़ है, 80GG है, जो भी एज इट इज़, CCD के पेंशन स्कीम है आपका, 80D हेल्थ इंश्योरेंस है, 80 एजुकेशन लोन है, TTA बैंक इंटरेस्ट है, तो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आप चीज़ों को डाल देंगे। तो उसके बाद ये आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। बाकी और भी डिडक्शंस वगैरह एज एप्लीकेबल आप इसको चूज़ करेंगे। तो टैक्सेस भी अगर आपका पेड है, TDS वगैरह डिडक्टेड है या एडवांस टैक्स पेड है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली वो फेच हो जाएगा। इन केस नहीं फेच हो रहा है और अगर आपने रिसेंटली पे किया आजकल में, तो आप यहाँ पे जाके उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में ये 100 रुपये की वो आ रही है पेमेंट जो मैंने करा था। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपको अपना टैक्स लायबिलिटी असेस करना है। टैक्स लायबिलिटी असेस ऊपर की चीज़ों से सब चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, वेरीफाई करना है आपको। और यहाँ पे रिलीफ वगैरह अगर आप कुछ कर रहे हैं क्लेम, आपको अगर एरियर मिली है तो एरियर के लिए आपको ये फॉर्म 10E फाइल करना पड़ता है। 10E के लिए भी अलग से वीडियो है, वो उसमें कैलकुलेशन कैसे रहता है वो हम आपको दिखाएंगे। फिर 234 ABC में इंटरेस्ट आपका अगर आता है, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे करा है तो वो आ जाएगा। उसके बेसिस पे आप फिर टैक्स कंफर्म कर देंगे। फिर आपको बेसिकली ये टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के बाद आप इसको प्रोसीड करके फाइल कर पाएंगे। मैंने अभी टैक्स नहीं पे किया हुआ है तो बस मुझे ऐसे दिख रहा है। ये पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ करेंगे फिर आपको ये बैंक में लेके जाएगा। कैसे पे करना है उसके लिए भी अलग से वीडियो है, तो वो आप पे करके चालान की डिटेल्स डाल के आप जाके फाइल कर सकते हो। तो लिटरली आपको इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा टू फाइल योर ITR। अगर कोई चीज़ वेरिएंस है, कुछ डिफर कर रही हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली चेक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। And make sure to file your return by 31st July to avoid any kind of late fees or interest. Thank you so much. Think Tax Raj.